नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शांति निकेतन में। हम सभी आदिकाल पढ़ रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है रासो काव्य साहित्य। रासो काव्य साहित्य आज हम देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उनसे जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद यह एक वीडियो बनेगा, थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके बाद बस एक टॉपिक बचा है आदिकाल में, जो कि फुटकल साहित्य के अंतर्गत आएगा, जिसमें हम विद्यापति और अमीर खुसरो पर बात करेंगे। उसके बाद हमारा आदिकाल संपूर्ण जो बिंदु थे आदिकाल संबंधित सब हम पूरा टॉपिक क्लियर कर लेंगे आदिकाल को। इसके बाद एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत दिन नहीं रह गया है, इसलिए एग्ज़ाम को दृष्टिकोण में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम को हम उन बिंदुओं पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये आदिकाल बस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो सभी वीडियो आएंगे और कुछ उसके साथ ही साथ टॉपिक्स पे तो वीडियो आएंगे ही, उसके साथ में हम कुछ सॉल्व पेपर भी डालेंगे। सॉल्व पेपर का भी वीडियो आएगा। तो अभी फ़िलहाल हम रासो काव्य साहित्य पढ़ते हैं, समय को व्यर्थ नहीं करते हुए। तो रासो काव्य परंपरा की उत्पत्ति अगर हम देखें तो जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाली रासपरक रचनाओं से माना जाता है। और यह जो मान्यता है वह है गणपति चंद्र गुप्त की। गणपति चंद्र गुप्त जो हैं वो अपने इतिहास ग्रंथ, उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जिसमें उन्होंने रासो काव्य परंपरा की जो उत्पत्ति है वह जैन साहित्य के अंतर्गत उन्होंने आने वाली जो रासपरक रचनाएं हैं उनसे माना हुआ है। अगर हम देखें तो ये जो रास शब्द है आगे चल कर के राजस्थानी और ब्रज भाषा में रासो बन गया, उनका यह मानना है। और जबकि भोजपुरी और अवधी में इसे रासो के नाम से जाना गया। ब्रज और राजस्थानी में यह क्या बन गया, रासो। इनका मानना है कि यह ब्रज और उसमें रासो बन गया और अवधी और भोजपुरी में इसे रासो के नाम से जाना गया। इनका यह भी मानना था कि जिन रचनाओं में धार्मिक प्रवृत्ति तथा शांत रस की प्रधानता थी उन्हें रास के रूप में जाना गया। उनका वर्णन जैन साहित्य के अंतर्गत किया जाता है, जबकि वही रास जो शब्द है वह वीर रस प्रधान होने की वजह से रासों के रूप में परिणत हो गया। अर्थात इनका मानना था कि जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ थी, जिसमें शांत रस था, जिन रचनाओं में वे रास के रूप में जानी गई, और जो वीरता प्रधान थी वह रासों के रूप में बदल गई। इन रासो ग्रंथों की जो पृष्ठभूमि के रूप में ये राजस्थान को देखते हैं। तो इस तरह ये कुछ मान्यताएं थी गणपति चंद्र गुप्त की, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछ ले, इसलिए हमने इसे बता दिया। अब हम देखेंगे रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के मत। जो इतिहासकारों में ने अपने मत दिए हुए हैं, विभिन्न मत दिए हैं कि रास शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई वह किससे हुई। तो पहला जो मत है वो है गारसा दितासी का। वो मानते हैं कि राजसूय, यह जो शब्द है वह यज्ञ के लिए प्रयुक्त होता है, राजसूय। तो वो कहते हैं कि राजसूय यज्ञ होता है, तो वो कहते हैं कि ये राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछता है, तो इसे ध्यान में रखें। दूसरा नंबर है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है कि राजा देश शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद हमारे आते हैं शुक्ल जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका पूछता है, सभी को पता है। ये मानते हैं कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए शुक्ल जी ने बीसल देव रासो को आधार बनाया हुआ है, जिसमें इन्होंने रसायन शब्द का प्रयोग किया है। तो मतलब रासो की जगह पर इन्होंने रसायन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो कहते हैं कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है हमारे शुक्ल जी का। आगे आते हैं नंद दुलारे बाजपेयी और दशरथ शर्मा। नंद दुलारे बाजपेयी और दशरथ शर्मा का मानना है कि रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके आगे अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हमारे, और चंद्रवली पांडे और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इनका मानना है कि रासक शब्द से हमारी रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शुक्ल जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बाकियों का भी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान में हम इनको भी रखें। अगले आते हैं हमारे राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनका मानना है कि रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हम जरा इसको यहाँ देख लेते हैं। ये मानते हैं कि रासक एक प्रकार का रूपक इनका मानना है कि रासक जो है वो एक प्रकार का रूपक होता है, जिसमें से का लोप होने पर रास शब्द शेष रह जाता है और यही रास आगे चलकर रासो शब्द में बदल जाता है। इस तरह इन्होंने एक व्याख्या दी हुई है, एक विस्तार करके बताया है कि किस प्रकार रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे हैं हर प्रसाद शास्त्री और विंध्येश्वरी प्रसाद पाठक। इनका मानना है कि राजयस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद गौरी शंकर ओझा हैं,
वो रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे कमदेश्वर स्वामी हैं जो रासा शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम यह देखें सबसे, हाँ ये तो हो गया सारे बहुत जितने महत्वपूर्ण इतिहासकार थे उनके मत। लेकिन वर्तमान समय में जो उत्पत्ति मानी जाती है, जो सर्वमान्य है कि किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई, तो वो रास शब्द से माना जाता है कि रास शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ऐसा सर्वमान्यता है। तो इस तरह हम देख लिए कि रासो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत विभिन्न विद्वानों के। आगे जो बात करेंगे हम, आगे जो चर्चा हो, रासो माना जाता है कि चर्चा जो होगी वो इस पर है कि रासो काव्य 2 रूपों में मिलता है। यह मान्यता है कि रासो जो काव्य है वह 2 रूपों में मिलता है। पहला प्रबंध के रूप में, जिसमें सर्वप्रथम ग्रंथ कुमार रासो को माना जाता है। दूसरा वीर गीत के रूप में, जिसमें सर्वप्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को माना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण एक बिंदु है। आगे अगर हम देखें तो रामचंद्र शुक्ल को, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण किया है वो वीर गाथा काल किया हुआ। इसके लिए इन्होंने कुल 12 रचनाओं को आधार बनाया जो कि रासो साहित्य के ही अंतर्गत आती हैं, जिन्हें इन्होंने भाषाई दृष्टिकोण से 2 वर्गों में बांटा है शुक्ल जी ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पहला वर्ग इन्होंने बांटा था साहित्यिक भाषा या परिनिष्ठित अपभ्रंश के रूप में, जिसमें इन्होंने 4 रचनाओं को आधार बनाया। आप सभी नोट कर लीजिए, विजयपाल रासो, कीर्तिलता, हमीर रासो और कीर्ति पताका। दूसरा वर्ग जो इनका था वह था देशज भाषा या देशकाल की भाषा का, जिसमें इन्होंने 8 रचनाओं को आधार बनाया, जिसमें था कुमार रासो, परमार रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक, जसचंद्रिका। आगे है खुसरो की पहेलियाँ और अंतिम है विद्यावती पदावली। तो शुक्ल जी के दृष्टिकोण से ये सभी वीर रस प्रधान हैं और इन्होंने आगे चल करके कई ग्रंथों को उपलब्ध न होने की भी बात स्वीकार की हुई है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी ने शुक्ल जी के मत का विरोध भी किया था, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उन्होंने कहा कि जिन 12 ग्रंथों के आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नामकरण किया है उनमें से बहुत सारे ग्रंथ प्रमाणिक ही नहीं है और ना ही सभी ग्रंथों में वीर रस की प्रधानता है, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल कहना दोषपूर्ण है। यह हजारी प्रसाद त्रिवेदी का मत था। उन्होंने शुक्ल जी के इनकी जो मान्यता थी आदिकाल को वीर गाथा काल कहने की, जिस आधार पर, उसका उन्होंने खंडन किया था। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का मानना था कि वीर गाथा काल के स्थान पर आदिकाल नाम उन्होंने दिया और कहा कि मैं यह नामकरण अर्धमन या आधे मन से कर रहा हूँ। इतिहासकारों के समक्ष उपर्युक्त नाम का मार्ग खुला है, जब तक कोई उपर्युक्त नाम न मिल जाए तब आदिकाल नाम स्वीकार कर लिया जाए। तो यह कुछ बातें थी इसी से संबंधित कि वीर गाथा काल नामकरण जो इन्होंने किया है रासो साहित्य की रचनाओं को ही आधार पर किया हुआ है, तो इसलिए हमने ये चर्चा कर दी। आगे हम देखेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो रासो ग्रंथ हैं, जो प्रमुख रासो ग्रंथ हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी। तो पहला जो ग्रंथ है हमारा, हम उसको देखेंगे, वह है कुमार रासो। कुमार रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। कुमार रासो के रचनाकार कौन है? दलपत विजय। चलिए हम देखते हैं प्रमुख बिंदु इसमें। दलपत विजय ने, यहाँ विजय होगा, दलपत विजय ने 9वीं शताब्दी में, इसका समय क्या है? 9वीं शताब्दी। दलपत विजय ने 9वीं शताब्दी में 5000 छंदों के माध्यम से यह ग्रंथ लिखा था। मोतीलाल मेरारिया ने इस ग्रंथ को 17वीं शताब्दी का ग्रंथ माना है, अतः उनके अनुसार इसे आदिकाल में स्थान नहीं देना चाहिए। यह बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे बिंदु हैं, आप इन्हें नज़रअंदाज ना करें, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दलपत विजय का उपनाम जो है वो दौलत विजय भी पाया जाता है। इस ग्रंथ की भाषा क्या है? राजस्थानी भाषा है, राजस्थानी हिंदी है। इसमें वीर रस की प्रधानता है, लेकिन श्रृंगार रस को भी स्थान दिया जाता है। अगर पूछा है एग्जाम में कि कुमार रासों में कौन से रस की प्रधानता है या कौन सा रस गौण रस के रूप में विद्यमान है, तो वीर रस प्रधान रस के रूप में और श्रृंगार रस गौण रस के रूप में विद्यमान है। इस ग्रंथ में राजाओं के युद्धों एवं राजाओं का वर्णन किया गया है और पहली बार रासो काव्य परंपरा में खट ऋतु का वर्णन किया गया है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इसे अपूर्ण ग्रंथ बताया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। नायिका के वियोग का वर्णन करते हुए इस ग्रंथ में कहा गया है कि पियो चित्तौड़ न आवियो सावन पहले तीज, जोटे बाट बिरहड़ी खिनखिन आवे तीज।
यह कुछ बिंदु है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और यह लाइन है कुमार रासों की, तो आप इसे ध्यान में रखें कि इसमें नायिका जो है उनके वियोग का वर्णन करते हुए बोला गया है। आगे कुछ और जो बिंदु हैं वह यही है कि ये जो कुमार रासों है दलपत विजय की रचना है, 9वीं शताब्दी इसका समय है और 5000 छंदों के माध्यम से यह ग्रंथ लिखा गया है और इसके विषय में रामेश्वर शुक्ल अंचल का मानना है कि यह एक अपूर्ण ग्रंथ है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी कुमार रासों के संदर्भ में। अगला जो ग्रंथ है हमारा वह है बीसल देव रासो। हम देखेंगे बीसल देव रासो के बारे में। बीसल देव रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं नरपति नाल। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगर हम देखें तो नरपति नाल ने 1155 ईस्वी, बीसल देव रासो का समय काल क्या है 1155 ईस्वी, 1155 ईस्वी में नरपति नाल ने विग्रह राज चतुर्थ अर्थात बीसल देव के आश्रय में रहकर इस ग्रंथ को लिखा था। विग्रह राज शब्द में शेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस ग्रंथ में कुल 4 खंड हैं और यह श्रृंगार प्रधान काव्य ग्रंथ है। कहा जाता है कि बीसल देव रासो मेघदूत और संदेश शासक की परंपरा का ग्रंथ है। ऐसी मान्यता है कि जो बीसल देव रासो है वो मेघदूत और संदेश शासक की परंपरा का ग्रंथ है। आगे अगर हम देखें तो इस ग्रंथ में नायक बीसल देव और नायिका राजमती के संयोग और वियोग का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य में पहली बार इस रचना के माध्यम से 12 मासा का वर्णन किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है यह, जिसकी शुरुआत इस ग्रंथ में कार्तिक मास से होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि भारतीय परंपरा में 12 मासी की जो शुरुआत होती है वो आषाढ़ मास से होती है, लेकिन बीसल देव रासों में जो 12 मासा का वर्णन किया गया है उसकी शुरुआत जो हुई है उसको कार्तिक माह से हुई है। आगे हम देखेंगे रासो काव्य परंपरा में यह एक इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें केदार छंद का प्रयोग किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि रासो काव्य परंपरा में यह इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें केदार छंद का प्रयोग किया गया है, अर्थात कि इस ग्रंथ में सिर्फ एक ही छंद का प्रयोग हुआ है, वो भी केदार राग छंद का। और इसमें अगर हम देखें तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, जबकि वीर रस हमें गौड़ रस के रूप में देखने को मिलता है। अर्थात बीसल देव रासों में श्रृंगार रस प्रधान रस के रूप में और वीर रस गौड़ रस के रूप में देखने को मिलता है। 4 खंड है, हमने बता ही दिया है, इसमें 4 खंड हैं और इस ग्रंथ का जो संपादन हुआ था वो सत्य जीवन वर्मा ने किया हुआ है। बच्चन सिंह ने इस ग्रंथ को विरह काव्य गीत कहा है। बच्चन सिंह ने इस ग्रंथ को विरह काव्य गीत कहा है, यह नोट कर लीजिए आप। नरपति नाल ने स्त्री रसायन या नारी काव्य कहा है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बच्चन सिंह ने विरह काव्य गीत कहा है। इस ग्रंथ को नरपति नाल ने स्त्री रसायन या नारी काव्य कहा है। रामेश्वर शुक्ल अंचल इसे वीर गीत की सबसे पुरानी रचना तथा इसे प्रबंध काव्य के अंतर्गत रखते हैं। इसके साथ ही साथ एक और बिंदु है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये इसे अमृत काव्य मानते हैं। तो यह थी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बीसल देव रासो के संदर्भ में। आगे हमारा जो ग्रंथ है वह है पृथ्वीराज रासो, जो जिसके रचनाकार हैं चंद्रबरदाई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। इस ग्रंथ की रचना चंद्रबरदाई ने किया था, जो कि पृथ्वीराज द्वितीय के राजाश्रित कवि थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था तथा एक ही दिन दोनों की मृत्यु भी हुई थी। इसीलिए चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज चौहान का बाल सखा कहा जाता है। ये तो बातें थी चंद्रबरदाई के संदर्भ में। जो महत्वपूर्ण बात है परीक्षा के दृष्टिकोण से वह यह है कि पृथ्वीराज रासों में कुल 69 समय हैं, सर्ग नहीं है, 69 समय हैं। पृथ्वीराज रासों में कुल 69 समय हैं, लेकिन रामेश्वर शुक्ल अंचल ने इसमें 61 सर्ग बताया है। अंचल जी ने पृथ्वीराज रासों को आदिकाल की प्रतिनिधि रचना के रूप में स्वीकार भी किया हुआ है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे ध्यान में रखें। थोड़ा सा इसमें चंद्रबरदाई के बारे में दे दिया है कि चंद्रबरदाई का जो जन्म था वो 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ। इनके पिता का नाम मल्ल पाया जाता है, जबकि पत्नियों का नाम कमला और गौरी। ये बहुत ही डीपली जब एग्ज़ाम में पूछता है तभी पूछता है। ये जगात गोत्र के थे। कहा जाता है कि चंद्रबरदाई के 10 पुत्र थे, जिनमें से जल्लण इन्हें सर्वाधिक प्रिय थे। तो यह चंद्रबरदाई के बारे में बात थी थोड़ी सी। बाकी हम अपने पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में देखें तो इसमें वीर और श्रृंगार रस देखने को मिलता है और वीर रस जो हमारा है वो अंगी रस के रूप में देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आदिकालीन रचना में इस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर माना जाता है।
आदिकालीन रचनाओं में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। लेकिन अगर हिंदी साहित्य में पूछे हिंदी साहित्य में किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है तो वो रामचंद्रिका के संदर्भ में होगा, जो कि केशवदास की रचना है। आगे हम देखें तो पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात का समर्थन नगेंद्र ने किया हुआ है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों ने 72 प्रकार के छंदों का भी वर्णन किया है। इसकी इष्ट देवी जो है वो जालंधरी देवी मानी जाती हैं। पृथ्वीराज रासो पर सर्वाधिक विवाद अगर हुआ है किस बात पर, तो उसकी ऐतिहासिकता को लेकर हम सभी जानते हैं, जिसकी वजह से इतिहासकारों के 4 वर्ग हो गए थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, पहला जो वर्ग था वह यह मानता था कि यह ग्रंथ प्रमाणिक है। कुछ इतिहासकार थे जिनका मानना था कि यह ग्रंथ प्रमाणिक थे। तो उसमें थे हमारे प्रमाणिक मानने वाला वर्ग जो था, उसमें थे मोतीलाल मिनारिया, मथुरा प्रसाद दीक्षित, कर्नल टाट, कुंवर कन्हैया जू, मिश्र बंधु, राधा कृष्ण दास और श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो ये सारे थे प्रमाणिक मानने वाले। अप्रमाणिक मानने वाला जो वर्ग था उसमें हमारे आते हैं कविराज श्यामल दास, कविराज मुरारी दीन, रामचंद्र शुक्ल इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ भी कहते हैं, राम कुमार वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी और अमृतलाल सील मॉरिसन और गौरीशंकर हीराचंद ओझा और बुलर महोदय। तो यह थे, और एक और है मुंशी देवी प्रसाद। ये सारे लोग जो हैं वो इस ग्रंथ को पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। एक बार आप फिर से नाम देख लीजिएगा। और अब हम देखते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और हमें जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं, इसलिए हम फटाफट देखेंगे। तीसरा जो वर्ग है वो अर्ध प्रमाणिक मानने वाला वर्ग है। उसमें हमारे आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी, विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा का यह भी मानना है कि यह जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है यह भाटों की कल्पना मात्र है। इनका यह भी एक कथन है, तो आप इसे भी ध्यान में रखें। आगे आते हैं अर्ध प्रमाणिक मानने वाला जो वर्ग है, उसमें अगले इतिहासकार हैं अगरचंद्र नाहटा और उसके अलावा कैप्टन मोहन और मुनजिन विजय। इतने सारे लोग हैं जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इसके बाद एक और वर्ग है मुक्तक मानने वाला। इस ग्रंथ को मुक्तक काव्य भी माना गया है, जो कि अकेले हमारे नरोत्तम स्वामी मानते हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी जो टॉपिक्स है, ये जो वर्ग था, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ग है। चारों वर्गों में जो इतिहासकार हैं किन्होंने क्या माना है, किन्होंने प्रमाणिक माना है, किन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है, किन्होंने प्रमाणिक माना और किसने मुक्तक माना है, यह सभी परीक्षा में पूछता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान में जरूर रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनमें से सर्वप्रथम बुलर महोदय ने, जो कि अप्रमाणिक मानते थे, बुलर महोदय ने अप्रमाणिक माना है। तो अब अगर हम देखें तो बुलर महोदय ने 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में कश्मीर की यात्रा से प्राप्त कवि जयानक की रचना पृथ्वीराज विजयम के आधार पर पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता पर सबसे पहले संदेह बुलर महोदय ने प्रकट किया था, और इन्होंने ही ये जो ग्रंथ है इसके प्रकाशन को बंद करने की बात कही हुई थी। आगे अगर हम देखें तो पृथ्वीराज रासो की कुल 4 संस्करण हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें लघुत्तम संस्करण को दशरथ शर्मा ने मूल और प्रमाणिक माना हुआ है, जिसमें 1300 छंद हैं लगभग। आगे अगर हम देखें तो चंद्रवरदाई ने स्वयं को खट भाषा कुराम और पुराणों का ज्ञाता कहा है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं, आप इन्हें नोट करते हुए चलें। चंद्रवरदाई ने स्वयं को खटबाटा कुराम और पुराणों का ज्ञाता कहा हुआ है। खटबाटा के अंतर्गत अर्थात इस ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि उन्हें खटबाटा का 6 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, संस्कृत, प्राकृत, पैशासी, सौरसेनी, मागधी और अवहट्ट। और इसके अलावा अगर पृथ्वीराज रासो का प्रथम समय हम देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिंदु है, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रथम समय जो है पृथ्वीराज रासो का वह है आदि समय, जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय जो है वह है हमने देखा था इसका समय में भी जो विभाजन हुआ था समय में हुआ है। तो उसमें जो पहला समय माना गया है वह है आदि समय। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है वो कैमास वध समय। और
इसी कैमास वध समय में पृथ्वीराज रासो द्वारा अपने सेनापति कैमास का वध किया जाता है, जिसकी वजह से बच्चन सिंह ने इस ग्रंथ को त्रासदी पूरक ग्रंथ भी कहा है। कन्नौज समय इस ग्रंथ का सबसे बड़ा समय माना गया है। कन्नौज समय सबसे बड़ा माना गया है, सर्वप्रथम माना गया है। आदि समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कैमास वध समय, इसके अलावा पद्मावती समय को भी महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें रानी पद्मावती और पृथ्वीराज चौहान के विवाह एवं श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में अगर हम देखें तो पृथ्वीराज चौहान के 14 विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें से 3 विवाह महत्वपूर्ण माने गए हैं, इच्छनी, शशिव्रता और संयोगिता का विवाह। तो संयोगिता पर सबसे ज़्यादा आसक्त थे पृथ्वीराज चौहान। तो अगर हम देखें तो इन्हीं 3 रानियों के माध्यम से चंद्रबरदाई ने इसमें खट ऋतु वर्णन भी प्रस्तुत किया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम देखें पृथ्वीराज रासो के 10वें समय में, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पृथ्वीराज रासो के 10वें समय में राम के जीवन पर भी प्रकाश डाला गया है। पृथ्वीराज रासो एक अपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पूरा करने का कार्य चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने किया हुआ था। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कुछ और बातें हैं, वह भी हम देख लेते हैं फटाफट कि पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के बारे में समीक्षकों का क्या मानना है। तो शुक्ल जी का मानना है, देखते हैं। शुक्ल जी का मानना है कि पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रबरदाई प्रथम महाकवि। इनका मानना है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। इसके अलावा यह पृथ्वीराज रासो की भाषा को अव्यवस्थित मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि पृथ्वीराज रासो को सुख छवि संवाद के रूप में लिखा गया है। राम कुमार वर्मा का मानना है कि चंद्रबरदाई को वीर काव्य धारा का प्रथम कवि इन्होंने कहा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का मानना है इन्होंने हिंदी संसार का चांसर कहा है चंद्रबरदाई को। आगे जॉन वीर्स हैं, इन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी भाषा का सर्वप्रथम कवि कहा है। F.S. गाउज हैं, इन्होंने चंद्रबरदाई को हिंदी काव्य का जनक माना है। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु हैं, इन्होंने चंद्रबरदाई को छप्पई छंद का राजा कहा, जो कि उनका निजी छंद है। नामवर सिंह चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहते हैं। इसके साथ ही हमने देखा छंदों का राजा, छप्पई छंद का राजा कहा है शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु ने, और छंदों का राजा कहा है नामवर सिंह ने। कन्फ्यूजन की बात नहीं है, ध्यान में देख लीजिए। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का मानना है कि चंद्रबरदाई विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल थे। इसके अलावा और भी बिंदु है। श्याम सुंदर दास का मानना है कि पृथ्वीराज रासो को इन्होंने विशाल का एक वीर काव्य माना है। रामेश्वर शुक्ल अंचल ने पृथ्वीराज रासो को आंशिक रूप से महाकाव्य कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को छमेल भाषा कहा है, अर्थात इसमें 6 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। हमने भाषाएं बताई अभी, इसमें कौन कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि पृथ्वीराज रासो में जब छंदों का परिवर्तन होता है तो पाठक मन में प्रसंगों के अनुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। इस ग्रंथ में छंदों का परिवर्तन बहुत अधिक होता है, पर कहीं भी यह परिवर्तन अस्वाभाविक नहीं लगता। तो यह बातें थी शुक्ल जी। इसके अलावा शुक्ल जी का मानना है कि पृथ्वीराज रासो के अंतिम 10 समय जो हैं वो चंद्रबरदाई के जो पुत्र हैं जल्लड़, उन्होंने लिखा हुआ है। माता प्रसाद गुप्त का मानना है कि पृथ्वीराज रासो में 4 पाठ निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सूरदास ने, एक और बिंदु है कि सूरदास ने, कथन हो गया, कुछ बिंदु हैं। सूरदास चंद्रबरदाई को अपना वंशज मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि जो 7वीं पीढ़ी का वंशज मानते हैं। पृथ्वीराज रासो का सर्वप्रथम संपादन अगर हम देखें तो कर्नल जेम्स टाड ने किया हुआ था। इसके अलावा श्याम सुंदर दास ने महोबा खंड को पृथ्वीराज रासो का एक खंड माना है, जिसका संपादन इन्होंने परमाल रासो के नाम से करवाया था। इसके अलावा देखें एक और बिंदु है कि पृथ्वीराज रासो के इधर उधर बिखरे हुए छंदों का जो संकलन किया वो कक्का नामक कवि ने किया था। तो यह जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में हमने सभी बता दिया है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, आप सभी एक बार वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला जो हमारा ग्रंथ है वह है परमाल रासो। परमाल रासो के संदर्भ में हम देखेंगे इसके जो कवि हैं वह हैं जगनिक।
परमाणु रासों के जो कवि हैं वो हैं जगनिक। इसके प्रमुख बिंदुओं पर अगर हम बात करें तो जगनिक ने 12वीं शताब्दी में, इसका लेखन कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में जगनिक ने इस ग्रंथ को लिखा और इसका एक अन्य नाम भी है क्या? आल्हा खंड। बहुत ही महत्वपूर्ण है आल्हा खंड। यह नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत में किया हुआ था। इस ग्रंथ में अगर हम देखें तो कुल 36 खंड हैं और लोकगीत शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही वीर रस अंगिरस के रूप में इसमें स्थान मिला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो परमाणु रासों का 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम संपादन चार्ल्स इलियट ने किया था। इसकी भाषा को बनाफरी नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसकी भाषा को बनाफरी के नाम से जाना जाता है, जो कि बुंदेली भाषा की एक उपबोली है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहार से परमाणु रासों का संपादन करवाया था। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। एक और बिंदु है वाटरफील्ड ने परमाणु रासों अर्थात जिसको माला खंड कहते हैं, इसे पृथ्वीराज रासों का एक भाग मात्र माना हुआ है, लेकिन श्याम सुंदर दास एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में मान्यता देते हैं। तथा अगर इसके साथ ही ये मान्यता देने के साथ साथ इसका प्रकाशन नागरिक प्रचारणी सभा से भी इन्होंने करवाया हुआ है। तो आगे अगर हम देखें तो इस ग्रंथ की प्रशंसा में जॉर्ज ग्रियर्सन का कहना है कि आल्हा और उदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जाता है। यह कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का। इसके अलावा शुक्ल जी का मानना है कि कहा जाए तो यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं, पर बैसवाड़ा इसका प्रधान केंद्र है। यह कथन शुक्ल जी का है। इसके अलावा आल्हा खंड का जो गायन है वो वर्षायन ऋतु अर्थात हम कह सकते हैं वर्षा ऋतु में किया जाता है। इसके गाने वाले को अलहैद कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इसको लठौर कहा जाता है। जो आल्हा गाते हैं उनको लठौर कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। बाकी जो आल्हा गाने वाले हैं अक्सर उन्हें अलहैद कहा जाता है। तो इस तरह जो महत्वपूर्ण बातें थी परमाणु रासों के संदर्भ में, उस पर हमने बात की। आगे अगर हम देखें तो हम्मीर रासों है हमारा अगला ग्रंथ, जिसके लेखक हैं सारंगधर। इस पर हम देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। हम्मीर रासों जो ग्रंथ है उसे शुक्ल जी ने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में स्थापित किया था। इस ग्रंथ के जो रचनाकार हमने बताया ही सारंगधर हैं, जो कि आगे चल के रीतकालीन कवि जोइंदू ने भी इसी नाम से ही इन्होंने भी ग्रंथ लिखा था। जोइंदू ने ही इस ग्रंथ में जो है वो राजा हम्मीर की वीरता का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने हम्मीर शब्द को अमीर का विकृत रूप बताया हुआ है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो विद्याधर की जो रचना है प्राकृत पैंगलम, उसमें राजा हम्मीर से जुड़े हुए 2-4 छंद हमको देखने को मिलते थे। इन्हीं छंदों के जो आधार पर शुक्ल जी ने इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बताया। ये तो महत्वपूर्ण बातें थी, थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने बता दिया है। बाकी अगर हम देखें तो अगली जो हमारी रचना है इसका समय हम बताते हैं आपको। इसका जो समय है वह है 14वीं सदी है इसका समय। हम्मीर रासों का 14वीं सदी इसका समय है, जो कि यह जो ग्रंथ है वो अनुपलब्ध भी बताया जाता है। तो इस तरह जो बिंदु थे हम्मीर रासों के संदर्भ में वो हमने बता दिया है। आगे जो हमारा ग्रंथ है वह है विजयपाल रासो। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विजयपाल रासो के संदर्भ में। विजयपाल रासो के जो रचनाकार हैं वो नल सिंह हैं, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं। और इस ग्रंथ में करैली नरेश विजयपाल के युद्धों का वर्णन किया गया है। विजयपाल रासो के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? विजयपाल के युद्धों, करैली नरेश विजयपाल के युद्धों का वर्णन किया गया है। और यह भी रचना अनुपलब्ध मानी जाती है। और इसका जो समय है वह 11वीं सदी है। इसका भी जो समय है वह 11वीं सदी है। 11वीं सदी है इसका भी समय। और बस इतनी सी, यह एक वीर गीत काव्य है। इसका जो काव्य रूप है वह वीर गीत, वीर रस इसमें प्रधान रस है। तो इतनी सी बातें थी। आगे जो अगर हम देखें तो अगला जो ग्रंथ है आगे जो बात है ये तो है ही है संदेश शासक। इसके पहले अगर हम देखें तो एक है ग्रंथ रणमल्ल छंद जो है इसके रचनाकार जो माने जाते हैं वो श्रीधर माने जाते हैं। श्रीधर रणमल्ल छंद के रचनाकार माने जाते हैं। रणमल्ल
छंद। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं वो श्रीधर माने जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है संदेश रासक। संदेश रासक जो है वो अब्दुल रहमान की रचना है और इसका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है, इसका जो समय है वो 12वीं शताब्दी है। और अब्दुल रहमान को अभ्रंश भाषा में अद्द रहमान भी कहा जाता है। अद्दह का अर्थ जो होता है वयनजीवी, मतलब वन में निवास करने वाला तंतुआ। इतना जानते रहिए कि अब्दुल रहमान को अद्यमान भी कहा जाता है। ये है अद्यमान। अब्दुल रहमान को अद्यमान भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य माना गया है कि वन में निवास करने वाला तंतुआ। ये जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि संदेश रासक को कालिदास की रचना मेघदूत की परंपरा से जोड़ा गया है। इस ग्रंथ में अगर हम देखें तो कुल 3 प्रक्रम हैं। पहले में मंगलाचरण है, कवि परिचय है, आत्मनिवेदन है और रचना का उद्देश्य है। दूसरे में नायिका की विरह वेदना को आधार बनाया गया है और तीसरे में खट ऋतु वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इस ग्रंथ में संस्कृत में प्रयुक्त काव्य रूढ़ियों का वर्णन किया गया है। इसमें जो नायिका है उसका संबंध विक्रमपुर से बताया गया है। तो इस तरह यह जो बातें थी, जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी रासक काव्य परंपरा के संदर्भ में, उसको हमने देखा। इसके साथ ही कुछ विशेषताएं हैं जो रासक काव्य परंपरा की रही हैं, और जिसमें अगर हम देखें तो रासक काव्य परंपरा में नीति एवं श्रृंगार के लिए अक्सर थोड़ा कुछ बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं कि रासक काव्य परंपरा में नीति एवं श्रृंगार के लिए दोहे का और वीर रस के लिए छप्पे छंद का प्रयोग हमेशा किया गया है। जहाँ पे नीति और श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है वहाँ पे दोहा छंद देखने को मिलता है, और जहाँ वीर रस का प्रयोग हुआ है वहाँ छप्पे छंद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा रासक काव्य परंपरा के जो सारे कवि थे वो आश्रयदाता प्रधान थे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रासक काव्य परंपरा में राष्ट्रीय चेतना का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इस समय के राजाओं का जो साम्राज्य था छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था, तो इस तरह एक विशाल राष्ट्र का निर्माण होना असंभव था। इस प्रकार अगर हम देखें तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, सभी राजा आपस में लड़ कट रहे थे और इसमें ऐतिहासिकता का अभाव पाया जाता है। इन ग्रंथों में अधिकतर ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया गया है। वीरगाथा काव्य की जो कवियों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं उसमें युद्धों का सजीव वर्णन हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही वीर रस अंकिरस के रूप में और श्रृंगार रस को सहायक रस के रूप में मान्यता दी गई है। शैली के रूप में अगर हम देखें तो प्रबंध और मुक्तक दोनों को आधार बनाया गया है। छंदों की विविधता देखने को ही मिलती है। भाषा के रूप में अगर हम देखें तो डिंगल और पिंगल दोनों ही भाषाओं को प्रयोग की गई है। वीर रस के लिए डिंगल भाषा और श्रृंगार रस के लिए पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसके साथ ही भावोन्मेष का अभाव पाया जाता है इस काव्य धारा में। तो इस तरह यह रासक काव्य परंपरा से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने फटाफट बता दिया है। थोड़ा जल्दी बोला है, जल्दी बताया है हमने, क्योंकि और भी बिंदु हैं और भी टॉपिक्स हैं, उन सभी पर चर्चा करनी है। वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने फटाफट छोटे में बताया है। आप सभी इन बिंदुओं को नोट कर लीजिए और जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। अगला जो टॉपिक होगा वो बस एक ही वीडियो में बचा है आदिकाल के संदर्भ में, बहुत ही छोटा टॉपिक है। फुटकल कवि हैं जो हम थोड़ा सा विद्यापति के संदर्भ में बताएंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण बिंदुएँ हैं जो इतिहासकारों के संदर्भ से और परीक्षा के दृष्टिकोण से, और अमीर खुसरो पर कुछ बात होगी बस ऐसे। और जो फुटकल ग्रंथ हैं उसके बाद हमारा आदिकाल समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।